नमस्कार मित्रों। आज हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जी जुड़े हैं। उमाकांत जी पिछले 4 दशक से संसद कवर कर रहे हैं, राजनीति को भली भांति जानते हैं, देश की राजनीति को, राज्यों की राजनीति को। और आजकल जो बात करना है, और हमने संकल्प किया था कि टीएमसी टूटने के बारे में उमाकांत जी से ही बात करें, और इसलिए आज जब हमारे साथ लखेड़ा साहब जुड़े हैं, लखेड़ा साहब आपका सीधू ने सच में स्वागत है। स्थिति ये निर्माण हुई है लखेड़ा साहब कि टीएमसी टूटने की बात तो ठीक है, टीएमसी वैसे भी, यानी ममता बनर्जी तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री रही, उनको आरएसएस से कोई विरोध तो था नहीं। बाद में चलकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में गई, फिर कांग्रेस से अलग होकर उसने टीएमसी बनाई, फिर बीजेपी से लोहा लेने की बात कर रही थी, और अब बीजेपी उस पर भारी पड़ रही है। और न केवल टीएमसी के लिए बल्कि रीजनल पार्टीज के अस्तित्व का भी सवाल आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव आयोग, आपने पहले ही कहा था हमारे साथ एपिसोड में, वेस्ट बंगाल में बीजेपी आएगी, कैसे भी करके आएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उसकी जेब में है। आपने पहले ही आकलन करके रखा था। और कल तो यह भी खबर आई कि 4000 ईवीएम जलाए गए, और टीएमसी के एमपीज भी टूट रहे हैं, टीएमसी के एमएलए 80 में से 60 लोग टूट गए हैं। और मेरे ख्याल से और जो रीजनल पार्टीज हैं जिनके नेताओं के खिलाफ सीबीआई के केसेस हैं, विशेष रूप से अखिलेश हैं और हैं, अब उनके भविष्य के बारे में आपका आकलन क्या है, या तो क्या करना चाहिए? क्योंकि बीजेपी जिस ढंग से आगे बढ़ रही है, अब लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, ये सवाल मैं सीधा आपसे कर रहा हूं। फिर से एक बार आपका सीधू ने सट में स्वागत लखेड़ा साहब जी। नमस्कार आपको हरि देसाई साहब, और आपके जो दर्शक हैं जो देश विदेश से आपको देखते हैं, जहां गुजरात के लोग भी रहते हैं वो भी आपको देखते हैं, तो उन सब का, जो विदेशों में रहते हैं उनका भी अभिनंदन है, जो भारत में रहते हैं उनका भी अभिनंदन है। मैं ये लोगों को हमेशा कहता हूँ कि बंगाल की पॉलिटिक्स पर, क्योंकि मैंने बंगाल में 3 इलेक्शन जाके कवर किए ग्राउंड पर, और मैंने वहाँ ये देखा, बंगाल में मैं 2004 का लोकसभा इलेक्शन कवर करने, उसके बाद मैं 2009 का करने गया, उसके बाद असेंबली इलेक्शन भी कवर करने गया। मैंने ये देखा बंगाल की पॉलिटिक्स देश की पॉलिटिक्स से एकदम अलग है। जब देश में कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस विरोधी राजनीति हो रही थी, तो बंगाल में ममता बनर्जी सीपीएम विरोधी राजनीति कर रही थी, क्योंकि उसको लगा कि कांग्रेस और सीपीएम अखिल नेशनल लेवल पर एक अलायंस होता था, इनडायरेक्ट अलायंस, इनडायरेक्ट अलायंस होता था, खास तौर पर जब देवेगौड़ा की सरकार बनी, तो उसको कम्युनिस्ट भी बाहर से सपोर्ट कर रहे थे, और जो बाकी पार्टियां भी बाहर से सपोर्ट कर रही थी, माइनस टीएमसी। टीएमसी तो तब पैदा भी नहीं हुई थी, बहुत मामूली था उसका असर था। लेकिन उसके पहले मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को याद दिला दूं, 1988-89 में जब सरकार हुई और बीपी सिंह पावर में आए, तो उस समय भी सीपीएम और बीजेपी बीपी सिंह को, सरकार को सपोर्ट कर रहे थे। दे वर द इक्वल पार्टनर इन द गवर्नमेंट। उसमें ममता बनर्जी एक मामूली सी एमपी जीती थी 84 में, और उसके बाद वो चुनाव हार गई थी। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि आज की तारीख में, चूंकि हमें वर्तमान में बात करनी चाहिए, आज की तारीख में ये है कि तृणमूल कांग्रेस टूट रही है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो टूट रही है ममता बनर्जी का जो सीपीएम विरोध के नाम पर जो वोट उसने इकट्ठा किए। मुझे याद है कि मैं कलकत्ता में कई मित्रों से मिलने गया जो हाउसिंग सोसाइटी में रहते थे,
मैंने देखा कि वो जी। सब सीपीएम के लोग थे, सीपीएम आइडियोलॉजी, लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोग थे। लेकिन मैंने उनको बीच में फ़ोन किया 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, तो वो सारे लोग ममता बनर्जी के खिलाफ थे। तो मैं ओ। बीच में वो लोग टीएमसी के साथ चले गए थे। बीच में टीएम जी। उन्होंने कहा भाई सीपीएम तो खत्म हो गया, अब टीएमसी ही जो है बीजेपी का विरोध कर सकती है और हमें पता है कि ममता बनर्जी बीजेपी के साथ दोस्ती करती है। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वी डज़न्ट लाइक वी डू नॉट लाइक बीजेपी। अब हालत आज की तारीख में ये है कि 90% वो लोग जो एंटी बीजेपी थे या एंटी कम्युनिस्ट थे या प्रो कम्युनिस्ट थे, वो सारे लोग भद्रलोक, बंगाल का जो भद्रलोक है, वो सारे लोग बीजेपी हो गए। ओ। और बीजेपी होने से पूरा ऐसे मौके पर बीजेपी हो गए जबकि देश में बीजेपी की क्रेडिबिलिटी बहुत खराब हो रही है। बीजेपी का जो जिसके नाम पर वोट पड़ते हैं, हिंदू हृदय सम्राट के नाम पर, वो पूरे देश में उनकी छवि बहुत खराब हो गई है। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, उनकी सोशल पॉलिसीज़, उनका जो एजेंडा जो है, बताने की ज़रूरत नहीं है एजेंडा क्या है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए कि जब देश में उनका राजनीति खत्म हो रही है, उनका बोरिया-बिस्तर बनने वाला है, तो बंगाल में उनकी राजनीति का उदय हो रहा है। और उनकी राजनीति का जो उदय हो रहा है, उसमें आप ये देखिए कि जो उन्होंने शुभेंदु अधिकारी जिसको मुख्यमंत्री बनाया है, उसी बंगाल में जाकर के मोदी ने 5 साल पहले बोला, 2018 के चुनाव 2019 के चुनाव के पहले कि ये शुभेंदु अधिकारी कौन है? ये तो भ्रष्टाचार है, इसका तो कैमरे में पकड़ा गया। ये मोदी का सारे जगह भाषण है। अब आप ये बताइए कि आपका बैंकरप्सी, आपका दिवालियापन कितना निकल गया कि वो जिसके बारे में मोदी पब्लिक रैली में मिमिक्री कर रहा है उसी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो आपका लेवल देखिए कि किस हालत में। तो मुझे तरस आ रहा है बंगाल की जनता पर कि वो ऐसे व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी का झोला उठाता था, ममता बनर्जी के आगे-पीछे घूमता था, सुबह जाकर उनके घर में बैठ जाता था, उसको उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। अब पिछले 1 महीने से जब से बीजेपी की वहाँ सरकार बनी है, लोग परेशान हो गए। लोग कह रहे हैं ये सरकार बनाई या मज़ाक किया? क्योंकि रोज़ छापेमारी हो रही है, लोग रोज़ रेड हो रही है, स काम तो कुछ हो नहीं रहा है सड़कों पे। ये है कि जो जो ममता बनर्जी ने जो मिसरूल किया, जो गुंडे, बदमाश, मवाली, क्रिमिनल, अपराधी जो दूसरी पार्टियों में क्राइम करते थे, जो सीपीएम के गुंडे थे या कांग्रेस में गुंडागर्दी करते थे, वो सारे लोग ममता बनर्जी के साथ आ गए। ममता बनर्जी ने उनको प्रोटेक्शन दिया। पता था उसको कि ये सब गंदे लोग हैं, गड़बड़ लोग हैं, इसलिए मेरी बदनामी करेंगे, लेकिन ममता बनर्जी भी पॉलिटिशियन है। उन्होंने उनका इस्तेमाल किया इलेक्शन में, इधर-उधर सब इस्तेमाल किया और आज जो उन्होंने बोया ममता बनर्जी ने उसी को काट रही है और ये जो रिबेलियन हुआ है, ये जो विद्रोह हुआ है, ये उसी की परिणति है। इतना मैं कह सकता हूँ। जी। जी। तो सर, ममता बनर्जी के कुछ एमपीज भी अभी टूट रहे हैं, वहां विधानसभा में 2/3 एमएलए भी टूट चुके हैं, अदालतों में केस हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में ममता दीदी जिनके बारे में कमेंट करती थी, जिनकी आलोचना करती थी, जिस कांग्रेस को वो एक सीट देने के लिए तैयार नहीं थी, उस कांग्रेस के चरणों में जाके बैठती है, इसको क्या कहेंगे? देखिए, आज जो ज़मीनी हालात है वो ये हो गया है कि जो ममता बनर्जी 4 दिन पहले दिल्ली में थी। 4 दिन पहले वो 3-4 दिन, 5 दिन दिल्ली में रही, ऑलमोस्ट 1 हफ्ता वो दिल्ली में रही। उसके बाद जी। वो वापस बंगाल चली गई। मेरी कल कलकत्ता में बातचीत हुई थी अपने दोस्तों से, जो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की छोटी-छोटी खबरें रखते हैं। उनका ये कहना है कि अ, देखिए ममता बनर्जी अपने घर में बैठी हुई है, 3 दिन 2 दिन से 3 दिन से घर से बाहर नहीं निकली है और 1-2 को छोड़ के कोई मिलने भी नहीं गया उनको। होता क्या है कि देखिए आज मुख्यमंत्री 1 महीने पहले तो आप मुख्यमंत्री 15 साल आप चीफ मिनिस्टर रही। आज टेरर का माहौल इतना है कि जो एमएलएज़ हैं, जो ममता बनर्जी के खेमे के भी एमएलए हैं, वो भी डर रहे हैं कि अगर हम मिलने चले गए और ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक या बीजेपी तक किसी ने पहुँचा दी, तो हम बचेंगे नहीं, हमारे खिलाफ भी उल्टा-सीधा केस लग जाएगा। हालत ये है कि जितने भी एमएलएज़ हैं, उनमें ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, मैनिपुलेटर है, किसी न किसी केस में उन पर बीजेपी ने उनकी फाइल बना रखी है। और एक और बता दूँ आपको, जो महत्वपूर्ण बात है, जो प्रशांत किशोर की पार्टी थी, जो टिकट सिलेक्शन का काम कर रही थी बंगाल में, एपेक उसको बोल रहे थे एपेक, जिसके यहाँ रेड मारी।
जी वो रेड रेड मारी थी इलेक्शन से पहले, और ममता बनर्जी वहां जाकर के फाइल छीन लिया ईडी के अधिकारियों से। ये जो भी किया, वो क्या किया क्या नहीं किया वो एक अलग इश्यू है। लेकिन जो एपेक था, प्रशांत किशोर का जो एनजीओ था, जिसके जरिए सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट हो रहा था पूरे बंगाल में, उसने क्या किया कि जो एमएलए जीते हैं, जो एमएलए को टिकट दिया टीएमसी से, वो बीजेपी के उसमें हाथ है। टीएमसी के किसको टिकट देना चाहिए, वो बीजेपी ने कई लोगों को टिकट दिला दिए थ्रू एपेक। यानी प्रशांत किशोर तो मोदी का आदमी है ना, जहां कहीं जाए वो मोदी की ही तरफदारी कर रहा है। नहीं नहीं, वो जो भी हो, मतलब एपेक के अंदर जो एपेक के इन्होंने क्या किया, एक बॉडी बना दी, एक एजेंसी हायर कर ली, उसको लाखों जी करोड़ों रुपए दिया, वो इलेक्शन मैनेजमेंट संभाल रही है, वो इलेक्शन के कैंडिडेट तय कर रही है। अब क्या हुआ कि इन्होंने जो असेंबली इलेक्शन के कैंडिडेट तय किए, उसमें कम से कम 100 लोग आउट ऑफ 294, 100 लोग से ज्यादा ऐसे कैंडिडेट दे दिए जो बीजेपी के लोग हैं। ओ अब अब वो पहले से ये देखिए, आपने देखा होगा कि बीजेपी वाले क्या कर रहे थे, इलेक्शन से पहले कह रहे थे, अमित शाह भी कह रहा था, और भी लोग कह रहे थे, बीजेपी के जो स्ट्रेटजिस्ट है सो कॉल्ड, वो कह रहे थे कि हमको अगर 120 आ जाएंगी तो हमारी सरकार बनेगी। आप ये जी बताइए, 294 में 120 आने पर सरकार कैसे बनेगी, बताइए आप? बनेगी सरकार? नहीं बनेगी। तो बीजेपी वाले ये क्लेम कर रहे थे, आप इलेक्शन, आप उनकी कटिंग, इनका स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए जी कि बीजेपी गेट्स 120, वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट, वी विल नॉट अलाउ एनीबॉडी इन द अपोजिशन कैंप और तृणमूल कैंप टू फॉर्म द गवर्नमेंट, तो वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट, ये इन्होंने बता दिया। अब हालत ये है कि इसका मतलब ये जो एपेक के थ्रू जो कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ था, उसमें इन्होंने 100 कैंडिडेट अपने जो कमजोर कड़ियां वहां भिजवा दी थी। एपेक के थ्रू बोल दिया ये इसका इमेज अच्छा है, ये बोल दो कि अच्छा। उसमें एपेक में जो अभिषेक बनर्जी है, अभिषेक बनर्जी एपेक के साथ मिलकर काम कर रहा था। अब अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो विद्रोह हुआ है, वो 99.9% एपेक के कारण हुआ है। कल्याण बनर्जी एपेक के कारण विद्रोही हुआ है। अभिषेक बनर्जी टारगेट पर है इसलिए कि एपेक के कहने पर इसने टिकट बंटवाया, कह दिया नहीं नहीं, अगर आप हरि देसाई साहब, आप अगर कैंडिडेट है वहां पर अहमदाबाद में, तो बोल दिया आपको कि नहीं नहीं नहीं, आपका आपका हमने सर्वे कराया था, आपका तो सर्वे रिपोर्ट ठीक नहीं है, तो फलाने एक दूसरे मुकेश देसाई को टिकट दे दिया आपकी जगह। तो सवाल ये है कि ये जब हुआ, अब ये जब एक्सपोज हुआ, जब बड़े पैमाने पर के कैंडिडेट हारे, बुरी हार हुई, तो जो एमपीज हैं, एमपीज को लग गया, जो अभी एग्जिस्टिंग एमपीज हैं, कि हमारा तो लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में एक भी एमएलए नहीं जीता हमारा, तो हम अगला इलेक्शन राइट किसके भरोसे पर जीतेंगे? तो बीजेपी अब उनको बीजेपी उनको ट्यूशन दे रही है आजकल कि देखिए, आपका सारा जगह तो हमारा एमएलए जीत गया, अब आपको फ्यूचर जो है अपना सेव करना है। तो फ्यूचर सेव करना है तो आप एक ही काम करो, ये पैसे पकड़ो, 5 करोड़, 10 करोड़, पैसे की चिंता मत करो, और आप जो है टीएमसी को छोड़ो। उसके बाद हम आपको गारंटी देते हैं, अगला इलेक्शन बीजेपी के टिकट पर 2029 में हम आपको लड़ाएंगे, बीजेपी के टिकट पे। तो पैसे भी ले लो, टिकट का आश्वासन भी ले लो, और ऐश करो। वो पंजाबी में कहते हैं, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, तो साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। तो वो बीजेपी ये बता रही है, और ये जो सयानी घोष गई है, इसके खिलाफ भी कोई केस इन्होंने इनको फाइल बना दिया, कहा कि देखिए ये फाइल है हमारे पास, तुमको हम जेल में डाल देंगे। तो ये सीधा चुपचाप जो है, जो ममता बनर्जी की खास थी, और ऐसी रिपोर्ट थी कि शी विल रिप्लेस ममता बनर्जी एज ए चीफ मिनिस्टर, सयानी घोष। तो अब जी ये हालत है कि जो इतनी खास हैं, जिनको फ्यूचर लीडर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जो गाना गा रही है, ममता बनर्जी की पूरी स्ट्रेटजी संभाल रही है, अभिषेक बनर्जी की क्लोज है, वो बीजेपी में जा रही है। तो ये जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होगा कि हम पर अपने पे भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा, कि लोग कह रहे हैं कि सयानी घोष जब बीजेपी में जा सकती है, तो हम किस खेत की मूली है। तो ये सारी जी सीन हो रहे हैं। तो ये आपने जो असली सवाल पूछा कि भाई एमपीज जो है, अभी तक मेरी जो रिपोर्ट है, 19 एमपी नहीं हो रहा है। एमपी 13-14 हैं जो पक्के तौर पर बीजेपी के साथ जा चुके हैं। जी लेकिन आपको 28 एमपीज में आपको 2/3 मेजोरिटी का वो करना है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। वो तब होगा जब आपके मिनिमम 19 एमपीज होंगे। वो अभी हो नहीं रहे, क्योंकि कुछ लोग पलट गए।
3-4 जी लोग पलट गए, उन्होंने कहा नहीं, नहीं ये ठीक नहीं है। अब कल्याण बनर्जी जो एडवोकेट हैं, ममता बनर्जी के लॉयलिस्ट हैं, उन्होंने कह दिया है कि भई अभिषेक बनर्जी रहेगा या मैं रहूँगा। तो वो जो उन्होंने एक ट्रिक अपनाया, वो इसीलिए अपनाया कि जो बाकी लोग हैं, जो बीजेपी के साथ दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन ममता के साथ रहना चाहते हैं, उन लोगों को जी उसने अपने साथ बाँध के रखा हुआ है। लेकिन ममता बनर्जी का पूरा जो पॉलिटिक्स है, वो अंत की ओर है, उसका अंत होना तय है। अब ये जो मौजूदा हालात में अब एक ही रास्ता है कि वो अपनी पार्टी को किसी तरह कांग्रेस से कोई समझौता करें, क्योंकि अब वो बंगाल में वो राजनीति नहीं हो सकती, जो ममता बनर्जी ने पिछले 20 साल से की, पिछले 25 साल से की। पूरा डिस्कोर्स चेंज हो गया है। जी सर, इसमें मैं एक अंतिम सवाल पूछना चाहता हूं। जैसे जी, जिस प्रकार से ममता बनर्जी की टीएमसी खत्म हो रही है, उसी जी। प्रकार देश में जो रीजनल पार्टीज हैं उनको खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी की जो दृष्टि है या नेम है, वो उसको काउंटर कैसे कर सकेंगे ये लोग? देखिए, जो सबसे बड़ा थ्रेट है आज की तारीख में बीजेपी के सामने, वो थ्रेट है कांग्रेस। रीजनल पार्टीज़ उनके लिए गाजर मूली है। भई सलाद खाते हैं ना, खाने से पहले सलाद ही खा जाते हैं लोग। तो इलेक्शन से पहले वो जो आने वाला 2029 का इलेक्शन है, ये सारे रीजनल पार्टी को खत्म कर देंगे। उसकी शुरुआत उन्होंने आम आदमी पार्टी से कर दी है। जी अब उन्होंने बिहार में आरजेडी खत्म कर दी, पश्चिम बंगाल में उन्होंने ममता बनर्जी को खत्म कर दिया। उधर उड़ीसा में उन्होंने नवीन पटनायक खत्म कर दिया। तमिलनाडु में उनका कोई बेस नहीं था, वहाँ एआईएडीएमके खत्म हो गई जो उनके साथ थी। केरला में उनको कोई पूछता नहीं है। अब ले दे करके महाराष्ट्र बचता है, उन्होंने जो रीजनल पार्टी छोटी पार्टी थी, जो शिवसेना के बड़े क्लोज थी, शिवसेना बहुत बड़ी पार्टी थी। शिवसेना के बिना कोई पत्ता महाराष्ट्र में हिल नहीं सकता था पिछले 40 साल से। मतलब जो सेंटर स्टेज होती थी, शिवसेना होती थी। बीजेपी जी वेयर नोवेयर। आप ज़्यादा जानते हैं, आप तो बम्बई रहे हैं। बीजेपी कहीं हाँ, थी यानी नहीं। बड़ा आज साहेब हालत ये है कि ठाकरे और प्रमोद महाजन का वहां पर बोलबाला था। सही बात है। जी, तो बीजेपी ने ऐसा कर दिया कि अपनी दया पर उनको डिपेंडेंट कर दिया है कि बीजेपी कहेगी तो पत्ता हिलेगा, बीजेपी नहीं कहेगी तो पत्ता नहीं हिलेगा। अब हालत मैंने क्या है शिवसेना और कि एनसीपी दोनों। जितना छोटी पार्टीज़ थी, चाहे वो एनसीपी थी, उसका टुकड़ा कर दिया। वो तो शिवसेना का टुकड़ा करके अलग-थलग कर दिया, शिंदे को अपने साथ मिला दिया। अब शिंदे वहाँ अमित शाह के कहने पर, बीजेपी की आला कमान के कहने पर वहाँ वहाँ जो एमपीज़ हैं बाकी पार्टीज़ के, जैसे शरद पवार की पार्टी के, उद्धव ठाकरे की पार्टी से, उनसे नेगोशिएशन कर रहा है कि भई तुम टूट के हमारे साथ आ जाओ। क्योंकि इनको क्या करना है कि लोकसभा में अपनी जो संख्या बल है, उसको 2/3 करना है। राज्यसभा में तो इन्होंने काफ़ी मैनेज कर लिया है, काफ़ी स्ट्रेंथ बढ़ा दी, आम आदमी पार्टी के 7 एमपी शामिल कर लिए और भी लोग एक-एक करके तोड़ रहे हैं, जैसे मीनाक्षी नटराजन को तोड़ दिया, उनका जगह अपना आदमी जितवा दिया। तो ये सारे खेल कर रहे हैं और ये ऐसी हालत कर रहे हैं कि ये रीजनल पार्टी कोई बचे ही नहीं। रीजनल पार्टी को ये खत्म करेंगे। अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इनके निशाने पर है, पंजाब में आप जो बचा-खुचा है, वो इनके निशाने पर है, पंजाब में भी किसी भी तरह अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। और भी जो नवीन पटनायक की पार्टी है, वो भी इनके निशाने पर है और जो वहाँ पर जगन मोहन रेड्डी था वहाँ आंध्र प्रदेश में, आंदोलन। तो उसको इन्होंने खत्म कर दिया अपने साथ मिला करके और अगले चुनाव तक उसको खत्म कर देंगे। तो अब जो नई चीज़ पैदा बीआरएस हो को रही है, वो खत्म ये कर हो रही दिया, है तेलंगाना में बीआरएस आप को खत्म कर दिया। जी, तो अब इन्होंने अब ये कर दिया कि ऐसी हालत पैदा कर दो कि सारी जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, चाहे वो अपोज़िशन पार्टीज़ हैं, उनको खत्म करके कांग्रेस को तो खत्म करें। तो कांग्रेस के लिए बड़ी भारी अपॉर्च्युनिटी है। कांग्रेस ने इस बारे पर थिंकिंग चल रही है, कांग्रेस में बड़े पैमाने पर बड़े सीरियस थिंकिंग चल रही है कि क्या जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, जो कांग्रेस से अतीत में हमसे अलग हो गए थे 20 साल पहले, 30 साल पहले, 25 साल पहले, क्या हम उनको जोड़ सकते हैं? तो एक नया कैंपेन, नई बात चल रही है कि एक ही साथ शामिल कर लिया जाए शरद पवार की पार्टी को, नवीन पटनायक के लोगों को भी शामिल किया जाए, इधर से जगनमोहन रेड्डी से भी को भी शामिल किया जाए, जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, वो सब वापस शामिल किया जाए और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में ये चीज़ें हो रही है, इस पर गुपचुप काम हो रहा है, ऐसा मेरी रिपोर्ट है। लेकिन ममता बनर्जी का चूँकि आपका प्रोग्राम है, तो ममता बनर्जी की सूर्यास्त हो चुका है, इतना मैं कह सकता हूँ।
रिवाइवल का कोई चांस अभी है नहीं। ममता बनर्जी में वो ताकत बची नहीं है कि वो टीएमसी को रिवाइव कर सके। उसके सामने एक ही ऑप्शन है, एक ही विकल्प है कि वो अपनी पार्टी का देर-सवेर कांग्रेस में विलय कर लें और कांग्रेस को ही जो मात्र शक्ति है, ओरिजिनल पार्टी है, कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है। कांग्रेस ही बीजेपी को, ये जो लोग हैं, इन लोगों को, जो लोग पावर में कर रहे हैं, जो मनमानी कर रहे हैं, जो तानाशाही कर रहे हैं, जो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ही आज देश की ताकत बन सकती है, ऐसा मेरा मानना है, बहुत सारे ऑब्जर्वर्स का यही मानना है। इतना ही है मेरे पास आज। सर, आपने शुरुआत में हम जब बात कर रहे थे तो कहा था कि 1 अगेंस्ट 1, यानी लोकसभा के चुनाव के लिए 1 अगेंस्ट 1 यदि नहीं करेंगे तो ये अपोजिशन वाले खत्म हो जाएंगे। ये वो ज़ाहिर-सी होगा। बात है, वो बहुत मैंने शुरू में ज़रूर कहा था ये बात कि देखिए, आपको आप रीजनल पार्टी बने रहिए, लेकिन आपको कांग्रेस के अम्ब्रेला में आना पड़ेगा। नहीं तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाइए। मतलब आप बीच में नहीं रहिए। आपको इधर जाइए, इधर जाइए। जैसे आम आदमी पार्टी है, आप बीजेपी के साथ हैं, तो आप बीजेपी के साथ अलायंस में जाओ। लेकिन आप कहेंगे नहीं, नहीं हम तो बीजेपी के खिलाफ हैं और कांग्रेस के भी खिलाफ हैं, हम दोनों से, तो इसका मतलब आप बीजेपी की बी टीम हैं और आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। अगर आम आदमी पार्टी ऐसा कहती है, अगर आम आदमी पार्टी कहती है मोदी से, अमित शाह से, बीजेपी से कोई खतरा नहीं देश को, इसका मतलब वो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के एलाइज है। बाहर कुछ और दिखा रहे हैं लेकिन भीतर तो बीजेपी के एलाइज हैं। ऐसे ही नवीन पटनायक हैं, इक्वी डिस्टेंस करेंगे बीजेपी से, कांग्रेस से, खत्म हो गया, खत्म हो गया। मैंने तो देखा, मैं उनके 10 एमपीज़ को जानता हूँ। वो कहते जी। थे आप वो सारा एमपी जो है बीजेपी में एमपी हो गए। सवाल ये है कि ये सब नहीं चलेगा। पॉलिटिक्स में क्लियर कट पॉलिटिकल लाइन लेनी पड़ेगी आपको कि आप किसके साथ हैं। आप बीजेपी के साथ हैं, तो बीजेपी के विरोध में जो आज सबसे बड़ी पार्टी है, उससे आपके मतभेद होंगे। हमारे भी, आपके भी मतभेद कांग्रेस से रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज बीजेपी जो सबसे बड़ा संविधान को खत्म कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर रही है, संसदीय जो वैल्यूज है उसको खत्म कर रही है। सुप्रीम कोर्ट और वो इलेक्शन कमीशन तो उसे जेब में रख लिया। सुप्रीम कोर्ट वही फैसले दे रहा है जो बीजेपी को पसंद है। जो वो फिल्म का गाना है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तो तुमको जो पसंद है वही सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो हालत आज की तारीख में ये है कि अगर देश में बीजेपी को हराना है, तो बीजेपी के खिलाफ जो सबसे बड़ा अलायंस है, उसका आपको पार्ट एंड पार्सल बनना पड़ेगा। नहीं तो आप नहीं बचेंगे। आपको जी। खा जाएगी बीजेपी। आज नहीं तो 2 साल बाद, 5 साल बाद खत्म कर देगी। तो मैं तो लेफ्ट जी। पार्टीज़ का भी, मेरे को यही व्यू पॉइंट है कि लेफ्ट पार्टीज़ को भी अपना वजूद बचाना है, तो बीजेपी के खिलाफ जो ग्रैंड अलायंस है, देश में बनेगा, उस अलायंस में आपको अकोमोडेट होना पड़ेगा और 543 सीटों पर बीजेपी को 1 टू 1 फाइट देना पड़ेगा। अगर आप जी। बीजेपी को 1 टू 1 फाइट नहीं देंगे, तो आप बीजेपी को मदद कर रहे हैं, ऐसा मेरा आकलन है। जी। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। माने आपका पूरा विश्लेषण इस पर निर्भर है। आपने जैसे कहा कि बीजेपी को खतरा है केवल कांग्रेस से, और रीजनल पार्टीज को वो गाजर मूली समझती है बीजेपी। इस प्रकार से यानी ग्रैंड अलायंस यदि बीजेपी के खिलाफ नहीं हुआ तो फिर अल्लाह जाने क्या होगा। आज इतना ही। आप हमारे साथ जी, जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार। धन्यवाद।